आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सभी मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत आभार। मेरी ओर से नमस्कार सभी गेस्ट स्टूडेंट्स जो भी उपस्थित हैं और जो भी इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है वो हेल्थ मैनेजमेंट एंड एबिलिटीज, प्रॉमिसेस एंड चैलेंजेस। तो चूंकि मेरा फील्ड फिजिक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और यहाँ पर हेल्थ मैनेजमेंट एंड एबिलिटीज की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी विषय हो, आगे जाके वो सब एक दूसरे से कोलैबोरेट होते हैं और एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं, मीन्स वो पूरक है एक दूसरे के। चाहे ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट हो, एजुकेशन का हो या साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। आज हम ई बुक्स की बात करते हैं, हिंदी में भी ई बुक्स अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। लेकिन अब ई बुक्स का डेवलपमेंट का दूसरा एस्पेक्ट है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग उसको डेवलप कर रहे हैं या उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रोल है। अगर हम उस पार्ट को अलग कर देंगे तो हम दूसरे पार्ट से कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आज का मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजिकल अप्रोच फॉर पैंडेमिक मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब की बात हम करते हैं। और सुबह उठते ही हम जो मोबाइल अपने हाथ में सबसे पहला उठाते हैं आजकल, उसमें भी AI बेस्ड एप्लीकेशंस आने लगे हैं। हम जब फोटो क्लिक करते हैं, सेल्फी लेते हैं, हम चाहते हैं कि चेहरा बहुत अच्छा दिखे, सुंदर सा दिखे। AI बेस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर उसको रिकॉग्नाइज करता है और हमारी नाक की चौड़ाई, नाक की लंबाई, चेहरे की गोलाई, उसको ब्राइटनेस, फेयरनेस सेट कर देता है और हमारी अच्छी से सेल्फी क्लिक कर देता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है। पैंडेमिक सिचुएशन जो कोविड-19 की रही है, उस बीच में मैंने इन चीज़ों को देखा और जब मुझे मौका मिला कि यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट करना है हेल्थ एंड मैनेजमेंट फॉर ह्यूमैनिटीज, प्रॉमिसेस एंड चैलेंजेस के लिए, तो मैंने ये टॉपिक चुना कि क्यों ना हम जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनके बारे में बात करें। जैसा कि हमने देखा कि पैंडेमिक स्प्रेड हुई और हमें जरूरत पड़ी कि हम जल्दी से उसका कोई तरीका निकालें, या तो मेडिसिन आए या वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन आए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वैक्सीनेशन डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस है। हम जितने भी फेजेस हैं उनको बाईपास नहीं कर सकते, वन बाय वन सारे फेजेस में हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद हम जाके उसका डेवलपमेंट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा, टेस्टिंग का भी उसमें एक फेज है। थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं। मैडम भी हमारे यहाँ केमिस्ट्री के जानकार लोग बैठे हैं, हमारे डिफरेंट फील्ड्स के लोग बैठे, बड़ी अच्छी बात है। हम एटॉमिक बम का परीक्षण करते हैं, परमाणु बम का। तो क्या हुआ था, पोखरण में मैंने परीक्षण किया, लेकिन हल्ला मच गया पूरे विश्व में कि अरे भारत ने परमाणु परीक्षण किया। लेकिन क्या आपको मालूम, बहुत से देश ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन पर ये टेस्ट कर देते हैं और सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि दूसरे देशों में परमाणु टेक्नोलॉजी हमसे एडवांस डेवलप कर दी है, क्योंकि हम सिमुलेशन बेस्ड टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया को बता देते हैं मैंने ये किया, तो अब बात होने लगती है उसको बैन करने की। लेकिन दूसरा देश हमसे एडवांस होता चला जा रहा है, हम उसकी टेक्नोलॉजी को ये नहीं जान पा रहे कि कहाँ तक उन्होंने डेवलप कर लिया, क्योंकि सारा उनका सिमुलेशन बेस्ड है, AI बेस्ड है और वो हमसे एडवांस होते चले जा रहे हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब वैक्सीन डेवलपमेंट की बात आई या कोविड-19 के डिफरेंट सिचुएशंस को मॉनिटरिंग करने की या उनके इफेक्ट्स को इलैबोरेट करने की बात आई, तो AI ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पर कुछ हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट लेंगे, फिर थोड़ा सा AI पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू रहेगा जिससे हम सब ये जान सकें कि AI का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में और कोविड-19 जैसी पैंडेमिक को कंट्रोल करने में उसने अपना क्या रोल निभाया। तो जैसा कि हम जान सकते हैं कि मैंने अभी डिस्कस किया कि एक तो है कि हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर चलें किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए, ड्रग के डेवलपमेंट के लिए, वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है
सिमुलेशन बेस्ड या एआई बेस्ड टेक्निक्स को लेकर चलें। तो पहले तो WHO ने कहा था कि जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उससे वैक्सीन का डेवलपमेंट जो होगा वो लगभग मिनिमम 18 मंथ से पहले नहीं हो सकता है। फिर कुछ बातें रही कि मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन है कि विदाउट सारे फेजेस को हम क्रॉस किए हुए उसकी परमिशन WHO नहीं दे सकता है कि इस वैक्सीन को हम लॉन्च करें। कुछ चेंजेस करने की बात आई और कहा गया कि हम 12 मंथ में इसको अचीव कर सकते हैं। और आप सब लोगों ने देखा भी इस टारगेट को हम लोगों ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया। तो इसके पीछे क्या वजह रही, किस तरह से टेस्टिंग्स की गई या एआई ने इसमें क्या रोल प्ले किया। कुछ स्लाइड्स है जिनको मैं यूं ही बता चुका हूँ, तो आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मिसकंसेप्शंस जो आते हैं इन चीज़ों के बारे में वो कैसे आते हैं। न्यूज़ है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तरह तरह की न्यूज़ आती है और कुछ भ्रामक होती है, कुछ सच होती है। हम उन पे सच्चाई को ना जानते हुए भ्रामक न्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है क्योंकि वो अट्रैक्टिव तरीके से लिखी गई होती है। तो उसमें सबसे हैजार्डिक सिचुएशन क्या होती है कि जब हमने भ्रामक न्यूज़ को पढ़ा, लोगों तक हमने खुद फैलाना शुरू किया, तो एक स्थिति ऐसी होती है जैसे कि उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की कमी बढ़ जाएगी, तो हमने कहा कि अब अगले मैटर बहुत तेजी से फैल रहा है तो लाओ ज़्यादा से बात करके सस्ता मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें खरीद के रखी। सभी लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, खरीद के रखिएगा। अब मार्केट में चीज़ों के रेट बढ़ गए, मार्केट में चीज़ें महंगी मिलने लगी, जबकि एक्चुअल सिचुएशन कुछ और थी, ऐसा नहीं होने वाला था, लेकिन हुआ कहाँ से, जो फेक न्यूज़ है। इस पर भी हमारा एआई का कंट्रोल है, वो कैसे आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पैनिक सेकंड पार्ट जो आप देख रहे हो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट, होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, जैसे मैंने कहा कि जरूरत की चीजें जो है उनको जरूरत से ज्यादा हमने इकट्ठा कर दिया उस न्यूज़ में, तो दूसरे लोग जो उस समय नहीं ले पाए, एक बार ऐसा हो गया जो बिल्कुल उससे अलग हो गया, उसके पास जरूरत बल्कि चीजें नहीं बची और हमारे पास जरूरत से ज्यादा इकट्ठी होगी, जितना नहीं चाहिए था हमारे पास। अगली सिचुएशन प्राइस राइज तो होना ही था। नेक्स्ट, वायलेंस ऑफ द ऑन द स्ट्रीट्स, इसकी वजह से वायलेंस भी हुआ। भाई पता लगा कि इनके पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं, हमें नहीं मिल रही है, या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हुए, डिफरेंसेस से वायलेंसेस क्रिएट हुए, वो एक अलग चीज है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, सीधे आगे बढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कैसे कर सकती है पैंडेमिक मैनेज करने में। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि इट कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड। सबसे पहला तो उसको फैलाव को रोकना, उसको फैलने से रोकना है। तो कैसे यूटिलाइज करना है वो आगे की बात है। सेकंड, एजुकेट वन एंड एम्पावर दोज ऑन द ग्राउंड टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। जो सिचुएशन है उसकी वास्तविकता है, भ्रामक तथ्यों को नहीं फैलाना है। और टेक्नोलॉजी इसमें काफी मदद कर सकती है कि हमें कैसे कंट्रोल करना है कि सही चीज, सही इंफॉर्मेशन सही पर्सन के पास डिलीवर हो, जिससे कि भ्रम की स्थिति ना हो, चाओस क्रिएट ना हो और प्रॉपर इंफॉर्मेशन करते हो, जिससे कि जो भी वायलेंसेस या अदर सिचुएशंस है वो क्रिएट ना हो। फाइनली, नोटिसेबली लेसन द इम्पैक्ट, जो उसका प्रभाव है उस प्रभाव को बिल्कुल समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जितना चाहें, जितना अधिक से अधिक चाहें उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तीन तरह से हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से पैंडेमिक का मैनेजमेंट करना चाहिए। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है, और स्पेशली कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए देखेंगे कि पैंडेमिक जो सबसे लेटेस्ट अभी हम लोगों ने जिसका महसूस किया है, इन चीजों को देखा है, प्रत्यक्षदर्शी बने हैं, तो इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि एआई का क्या रोल रहा है, किस तरह से कंट्रोल करने में मदद किया। तो पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन। इस तरह से जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, इनको वन बाय वन मैं आगे दूंगा। तो इससे पहले फ्लोचार्ट के माध्यम से मैं देख लेता हूँ। ये हो सकता है कि इजीली रिलेबल ना हो और मॉनिटर भी शायद नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई कि पेशेंट विद सिम्टम्स, अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो एक अप्रोच में लेफ्ट वाला जो लिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोच है, दूसरा वाला जो है वो कन्वेंशनल अप्रोच है। तो पेशेंट को कैसे ट्रीट
कन्वेंशनल अप्रोच पर जाते हैं। वहां पर क्या है, फिजिशियन ने एनालाइज किया सैंपल को, दो सिचुएशन हो सकती है, अगर मल्टीपल डिसऑर्डर्स फॉर्म है तो हम लेफ्ट सिचुएशन में जाएंगे, अगर ऐसा नहीं तो राइट सिचुएशन में जाना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट वाली सिचुएशन के लिए जो राइट वाली सिचुएशन हमारा कन्वेंशनल मेथड है, उसका लेफ्ट सिचुएशन जो है वहां पर आप देख रहे हैं कि टेस्ट सैंपल लिया गया, टेस्ट सैंपल के बाद पेशेंट्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है अगर डिटेक्ट हुआ था। सिम्टम्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद रिकवरी फेज में वो आया, उसके बाद फिर हमने रीटेस्ट कराया, उसका रीटेस्ट कराने के बाद फिर दो सिचुएशन आई, पॉजिटिव है तो फिर से हमने उस चीज को रिपीट किया, क्वारंटाइन रहने दिया, ट्रीटमेंट चलने दिया। राइट वाला है नेगेटिव है तो उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। अब वहां ऊपर से देखते हैं कि फिजिशियन ने एनालाइज किया सिम्टम्स, अगर नो मल्टीपल मैच फॉर्म जो कोविड-19 का एक प्रोफाइल थी उससे मैच नहीं होता तो हमने सीधे उसको टेस्ट सैंपल नहीं लेना था, तो प्रोसेस वहीं पर एंड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट को देख के समझ में आ रहा है कि राइट वाला में प्रोसेस बहुत ज्यादा है, और अगर एक प्रोसेस में कुछ घंटे या कुछ दिनों का समय लगता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक से एनालाइज करके देखें तो लेफ्ट वाला हमारा ग्रीन पोर्शन है। फिजिशियन आइडेंटिफाइड द सैंपल कोविड-19 सिम्टम्स विद एआई बेस्ड एप्लीकेशंस उसके पास है, उससे उसने एनालाइज किया तो जो ह्यूमन ब्रेन एनालाइज कर रहा था या जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनके कंपैरिजन में अर्ली डिटेक्शन होगा और फास्ट डिटेक्शन होगा और एक्यूरेट डिटेक्शन हो पाएगा कि पेशेंट्स के साथ क्या करना है। नेक्स्ट हमारा आता है सैंपल टेकिंग, कंफर्म इन्फेक्शन, डिसाइड फर्दर थेरेपी। सर आवाज आएगी आपकी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि सैंपल लिया गया, उसके बाद उसको फर्दर थेरेपी के लिए भेज दिया गया, पेशेंट को क्वारंटाइन कर दिया गया अगले फेज में, और उसकी मॉनिटरिंग जो अब यहाँ पे थी वो एआई बेस्ड मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। तो कन्वेंशनल मॉनिटरिंग में क्या है, आपने देखा कि हेल्थ वर्कर 24 घंटे काम किए तो कितना स्ट्रेस था। तो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट या कन्वेंशनल ट्रैकिंग है या मॉनिटरिंग है वो हमारा ब्रेन थक गया, हम कहीं ना कहीं चीजों को मिस कर जाएंगे। जैसा कि सर आपने अभी बताया था अपनी स्टोरी के माध्यम से कि आपने स्टोरी लिखी और वहां पर पर्सन्स इंटरचेंज हो रहे थे, तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। बट अगर हम एआई बेस्ड यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे होंगे जो हमारे वार्ड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को हम ओवरकम कर सकते हैं, वहां पर इस तरह का इंटरचेंज नहीं होने पाएगा। मॉनिटरिंग एआई बेस्ड कर दी, उसके बाद रिकवरी फेज चला, रिकवरी फेज के बाद हमने फिर से टेस्टिंग कराई, कोई रिजल्ट या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो उसी चैनल में दोबारा से जाएंगे और वो चैनल हमारा एआई बेस्ड होगा, तो एआई बेस्ड चैनल होने की वजह से फिर से हमें कम टाइम लगेगा और दोबारा हम फिर रिकवरी फेज की ओर फास्ट बढ़ेंगे और नेगेटिव है तो सीधे पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया। तो ये फ्लोचार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश मैंने करी है, एआई बेस्ड टेक्निक्स हैं वो कहीं ना कहीं पावरफुल है, हमारा टाइम बचा रही है, हमारे रिसोर्सेज बचा रहे हैं। जहाँ बहुत सारे 10 हेल्थ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, हो सकता है वहां पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाकर हम 10 हेल्थ वर्कर के स्ट्रेस को कम कर सकें। देखिए कभी भी हम कंप्लीटली टेक्नोलॉजी से ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट हम उनके मैनेजमेंट में अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, उनके स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कम समय में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये तो एक फ्लोचार्ट हो गया। अब वन बाय वन हम 7 पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहला है अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन। जो एआई बेस्ड टेक्निक्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं। फर्स्ट पॉइंट, एआई कैन क्विकली एनालाइज इरेगुलर सिम्पटम्स अलार्म्स द पेशेंट्स एंड द हेल्थ केयर अथॉरिटीज। अगर एआई बेस्ड सिस्टम हमारा डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से ऑनलाइन जुड़ा हुआ है तो जब तक हम ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग करके डेटा एंटर करके उसको हम नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएंगे तो तक एआई बेस्ड सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको जहां जहां जरूरत होगी वहीं भेजेगा, जहां जरूरत नहीं है वहां पर नहीं भेजेगा। और जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है, गवर्नमेंट ने उनका पूरा डेटा कलेक्ट किया है, कितने इन्फेक्टेड हुए, कितने रिकवरी फेज में गए, हमारा रिकवरी रेट क्या है, तो वो अच्छे से मॉनिटर हो सकेगा। तो मैनुअल ट्रेसिंग वहां से हट जाएगी तो ट्रेसिंग फास्ट हो जाएगी और रियल टाइम डेटा जनरेट होने लगेगा
सिचुएशन क्या है वो बता देगी। इट हैज टू प्रोवाइड फास्टर डिसीजन मेकिंग व्हिच इज कॉस्ट इफेक्टिव। वहां पर डिसीजन क्या लेना है? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या, जिस तरह से हम गलतियों से सीखते हैं। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे टॉपिक से अलग आना चाहूँगा कि एक एग्जांपल है, इस कमरे में अचानक से कुछ लोगों को एंटर करना है और कुछ रोबोट्स को एंटर करना है। तो पहले क्या था कि अगर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ रोबोट्स भी बैठे हैं और कुछ ह्यूमंस भी बैठे हैं और अचानक से यहाँ आग लग जाए, तो जो इंसान होगा वो क्या करेगा? सबसे पहले निकलने का रास्ता देखेगा। ये दरवाजा इधर भागेगा, उधर, अगर वो समझेगा कि बंद इसको मैं तोड़ सकता हूँ वो तोड़ देगा। रोबोट क्या करेगा? वो बैठा ही रहेगा। अगर उसने हमने प्रोग्रामिंग कर दी होगी कि आपको इस सिचुएशन से बचना है, फायर एग्जिट ढूंढना है, तब तो ढूंढेगा तो भाई करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट किया गया वो इस पर बेस्ड था कि जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक बार इस कमरे में आग लग जाए, मैं दरवाजा तोड़ के निकलूं और दरवाजा तोड़ते समय मेरे हाथ में चोट लग जाए, तो अगली बार मैं याद रखूंगा, ऐसी सिचुएशन में घुसूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कहां से दरवाजा नहीं तोड़ना है, किसी दूसरी चीज को कुर्सी या किसी को उठा के हिट करना है। यानी उस पिछली गलती से मैंने कुछ सीख लिया। तो वही चीज आज की टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं कि रोबोट्स या जो भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स है उनमें फेजेस को क्रिएट करते हैं और वो मशीन अपनी पुरानी गलतियों से सीखने लगे और सेल्फ इंप्रूव करने लगे। तो जब ये इंप्रूवमेंट का साइकिल डेवलप हो जाता है तो वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारी तरह से सोच समझ के और उचित निर्णय लेने में सक्षम होती है। तो ये फास्टर डिसीजन मेकिंग हो सकता है। जब हमें डिसीजन एक दो चीजों पे लेना होता है तब तो हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी, एक तो पैनिक सिचुएशन हो और बहुत सारे पैरामीटर्स पर हमें डिसीजन लेना हो, तब हम इतनी आसानी से डिसीजन मेकर्स पे हमें घंटों लग सकते हैं। लेकिन एआई बेस्ड टेक्निक सेकंड्स में उनका रिजोल्यूशन निकाल देंगे और हमारी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट इट हेल्प्स टू डेवलप अ न्यू डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू यूजफुल एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक वर्ड है जो यूज करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के फील्ड में। ये यूजफुल एल्गोरिथम को डेवलप कर रहे हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि वो अपनी एल्गोरिथम को भी इंप्रूव कर लेता है जब वो मॉनिटर करते हैं। तो अगर एक सिचुएशन में उसने डिसीजन लिया और उस डिसीजन को सेव किया और उसकी अगर इफेक्टिवनेस कम आई तो नेक्स्ट सिचुएशन में वो हमारी तरह सोच के उससे बेटर डिसीजन लेने के लिए वहां पर सक्षम होगी। और वो कहीं ना कहीं हम 24 घंटे के अंदर उसको कई बार डिसीजन लेना पड़ा तो नेक्स्ट डिसीजन उसका बहुत ही अच्छा होगा। और इस तरह की टेस्टिंग भी कोविड-19 की सिचुएशन में की है। नेक्स्ट वन इज एआई इज हेल्पफुल इन द डायग्नोस्टिक ऑफ द इन्फेक्टेड केसेस विद द हेल्प ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक सीटी स्कैन एक्सेट्रा। सीटी स्कैन का रिकॉर्ड आया, फिर डॉक्टर ने एनालाइज किया, उसको प्रिस्क्रिप्शन किया। अगर एआई बेस्ड टेक्निक्स होगी तो वो सीटी स्कैन के रिकॉर्ड डेटा को स्वयं कंप्यूटर उठा लेगा, एआई से एनालाइज करेगा और एक बार डॉक्टर ह्यूमंस की जरूरत तो पड़ेगी, वो उसके एआई बेस्ड एनालाइज को एक बार डिटेक्ट कर लेगा कि बाकी में प्रॉपर है या नहीं है, इस पर कोई चेंजेस की जरूरत नहीं, उसको पास आउट कर देगा और वो क्योर के लिए या ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट बात आता है मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग का फेज तो पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो मॉनिटरिंग में भी अगर एआई के हम हेल्प लेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर्स जो है ना उनका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, मैन पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। और हमने कहा कि जैसे हम 10 हेल्थ वर्कर्स लगाए तो हम उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें और उस पेंडेमिक सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट वन इज द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। जैसा कि आपने देखा था आरोग्य सेतु एक बनाया गया, उसमें क्या था कि हम अपना डेटा फीड करते थे और मोबाइल बेस्ड था पूरा एप्लीकेशन, ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता था। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास से निकलते थे तो वो क्या करता था, उसको डिटेक्ट करता था और आपको बता देगा कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कितने पास से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग को आपने क्रॉस कर दिया और वो डेटा लिंक होता चला जाता था। तो इस तरह की एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर सकते थे कि कितनी जल्दी से हम कितनी जल्दी कॉन्टैक्ट में आए हैं इन्फेक्टेड लोगों के, या जो इन्फेक्टेड नहीं थे उनके कॉन्टैक्ट में मैं नंबर रहा हूँ, या जिनमें हमने कितने कॉन्टैक्ट पर्सन के पास समय गुजरा है कहाँ गया। तो इससे ट्रेसिंग आसान हो जाती है। वैसे आप जान ही नहीं सकते मैं किसके पास से गुजरा हूँ, वो इन्फेक्टेड पर्सन था या नहीं था, और ये सारी मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्शन ऑफ केसेस एंड मोर्टेलिटी।
किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है और किस तरह से पेंडेमिक स्प्रेड कर रही है। तो आंकड़े आते हैं, आप लोग एनालिसिस करते हैं, फिर ग्राफ आते हैं कि अगले दिन की सिचुएशन ये होगी, इतना बढ़ चुका है, संभावना ये है। जितनी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, एआई का सिस्टम होगा, तुरंत अपना रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, तो मॉनिटरिंग करेगा, उसका जो हमें ग्राफ्स हैं वो हो सकता है कि हर सेकंड अपडेट करना चाहिए, हर सेकंड में हम उसको अपडेट कर सकते हैं कि अब प्रोजेक्शन क्या है इसका, कि अगले घंटे कितना बढ़ने वाला है या अगले दिन क्या स्थिति होगी। और वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जैसे डेटा एंट्री करते हैं, एनालाइज करते हैं सिस्टम्स को, तो उनसे कहीं बेटर रिजल्ट्स आएंगे और इसलिए हमें उस सिचुएशन से लड़ने में, तैयारी करने में मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट फेजेस होते हैं सिमुलेशन बेस्ड और जो एआई बेस्ड टेक्निक्स हैं उनकी हेल्प से हम रियल टाइम टेस्टिंग या ह्यूमंस पर टेस्टिंग तो ठीक है, और जो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एआई बेस्ड अगर ट्रेसिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट के नजदीक पहुंचेंगे। अगर हमें जरूरत है कि हम वैक्सीन का डेवलपमेंट विदिन 18 मंथ में 12 मंथ के अंदर करना था या 6 मंथ के अंदर करना था, ये चैलेंज था, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स ना होती तो शायद हम इतनी जल्दी उसको उस फेज में नहीं पहुंच पाते और जो हमारा एप्लीकेशन वाला फेज था उस पर नहीं पहुंच पाते और सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ हेल्थकेयर वर्कर। जैसा मैंने कहा कि एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम अगर है तो 10 से 11 वर्कर की जगह हम एक ही मॉनिटरिंग सिस्टम से काम चला सकते हैं। वो 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन हेल्थकेयर वर्कर्स उस तरह से 24 घंटे काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, वो भी पैनिक हो रहे थे, इन्फेक्टेड हो रहे थे, उनसे और इन्फेक्शन फैलने का डर था, लेकिन मशीन से तो कुछ ऐसा प्रभाव पड़ना नहीं, ना तो उनको थकना है। तो इस तरह से एक अच्छा रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस पीरियड में निभाया। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस। तो ये सारे पेजेस से हम निकल कर बात करेंगे 7 वाली, तो कहीं ना कहीं वो सारे प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस के लिए ही यूज करे गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो अप्रोच था या एआई बेस्ड अप्रोच था उसने पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत अहम रोल निभाया। और कुछ एक दो चीज़ें मैंने पहले बीच में डिस्कस कर ली शॉर्ट टाइम में, जो कि मुझे इस चीज़ को प्रेजेंट करना था। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि डेटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था, पेशेंट्स का डेटा, हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा, सोशल डिस्टेंसिंग, मॉनिटरिंग, डिफरेंट एप्स के होता। तो अगर हम बिग डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इसमें अप्लाई ना कर पाते तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैनुअल ट्रेसिंग होती है। अब जो यूजफुल जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं उनके द्वारा हम शायद रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते और सिचुएशन से उतनी तेजी से नहीं निपट पाते जब हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हम उस चीज से निपटने के लिए उतनी अच्छे से तैयार नहीं होते। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थी उसने हमें इसमें काफी हेल्प किया। कुछ ऐसे सिस्टम भी बनाए थे जो मूवमेंट हो रहा है पीपल्स का, और मूवमेंट में 1 मिनट में लगभग चाइना ने स्टार्टिंग में जो डेवलप किया था तो उसमें भी ऐसा था कि वो स्टार्टिंग में 200 पीपल्स का मूवमेंट अगर किसी कंट्री के साथ हो रहा है तो उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करके फेस रिकग्निशन, इवन टेम्परेचर कितना बॉडी का इंक्रीज हो रहा है तो मूवमेंट के दौरान भी उसको मॉनिटर कर सकते थे। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ और जो ये कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की करनी है। ऐसी सिचुएशन आई तो हमने उसके बारे में सोचा और ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए। तो भविष्य में हमें ये नहीं सोच, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते रहते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि इफ इट कम्स, अगर आ गया तो हम कुछ करेंगे। हमें सोच के चलना चाहिए वेयर इट कम्स, कब आ रहा है तो पहले से तैयार बैठे होंगे। तो वही रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहाँ पर निभाया। तो यहाँ पर वो जो मैं आगे बता रहा था आपको, बायोमेट्रिक करके उन्होंने डेवलप किया था मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें कि क्राउड में भी मॉनिटर कर सकते थे और इन्फेक्टेड पीपल्स उनका डेटा वो ले लेते थे। और दोबारा अगर कहीं क्राउड में उसमें का पर्सन दिखेगा तो वो आपस में कनेक्टेड आईओटी के थ्रू जो भी इक्विपमेंट्स थे वो वहाँ पर पता लग जाता था कि हमारे इस प्रेमिसेस में ये इन्फेक्टेड पर्सन पाया गया है और एक कितनों के संपर्क में आ चुका है। तो इससे तेजी से मॉनिटरिंग हो रही थी और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिली। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को मैं शुरुआत के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो समय सीमा मैंने केवल 10 मिनट की थी और मुझे लगा कि मैं 10 मिनट की समय सीमा को क्रॉस कर चुका हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, ह्यूमैनिटीज के लिए
लिए अगर हेल्पफुल है, उसके यूथ के लिए है, उसके वेलफेयर के लिए तो हमेशा अच्छी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि आपने देखा कि एआई हम अपने मोबाइल में रोज यूज़ करते हैं, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन में उसका क्या रोल रहा और ये महत्वपूर्ण है। हम सब लोग जरूरी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रेंड्स जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज अपने मेडिकल फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे और अच्छे से जुड़े, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें हम सभी। तो इस तरह की कभी भी इससे सिचुएशन भी होगी तो हम पहले से तैयार रहेंगे और जो हमारे जो नेगेटिव रिजल्ट्स थे उनको कहीं ना कहीं कम कर सकेंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे, ह्यूमैनिटीज को बचा सकेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी आकाश गंगा अभी तक उसमें सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लेनेट जिसमें ह्यूमंस हैं, लाइफ है, कहीं अभी तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। लाइफ फॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए कि शायद कहीं हो सकता है, एविडेंसेस मिलते हैं कहीं मार्स पर, कहीं किसी प्लैनेट पर, कहीं जुपिटर के किसी मून पर, कहीं आकाश गंगा दूसरी है, लेकिन हमारे किसी डेवलप सभ्यता शायद कहीं और अभी तक हम नहीं पता कर पाए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, हम अपनी सभ्यता को बचा कर रखें और हमारी डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी हमें हमारा नुकसान ना कर दे। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर कंट्रोल भी रखना है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को